अस्सलामुअलैकुम प्यारे तलबा। आज से हम नाइन्थ के मैथ्स का सिलसिला लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। ये हमारा लर्निंग का जर्नी जो है, इसे इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे और इसे आप आसान तरीके से इंशाल्लाह सीखेंगे और आप देखेंगे कि मैथ जो है वो आपके लिए रियली एक फ़न है। मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि मैथ्स इज़ अ फ़न। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे। आइए देखते हैं कि मेट्रिसेस होती क्या है। मैट्रिक्स एक नया डेटा टाइप है। इसमें एलिमेंट्स को एक मखसूस अंदाज में रखा जाता है, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन आर्थर केले साहब जो हैं, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया 1858 में। ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंसेस में, फ़िज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में। वैसे तो आप इस चैप्टर में देखेंगे कि हम मेट्रिसेस को यूज़ करेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन जो है वो दो वेरिएबल पे मुश्तमिल, अगर दो इक्वेशंस हैं तो उन्हें तो बहुत ही आसानी से हल वैसे भी किया जा सकता है और मेट्रिसेस का यूज़ करके थोड़ा सा और आसानी से उसे हल किया जा सकता है। लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं उनमें वेरिएबल्स दो नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा इक्वेशंस बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा इक्वेशन और वेरिएबल्स जब हो जाते हैं तो उन्हें मेट्रिसेस के बगैर सॉल्व करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मेट्रिसेस जो हैं हमारे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स रियल लाइफ के जो है उन्हें सॉल्व करती हैं। ये तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, बीएससी में, बीएससी में, एमएससी या बीएससीएस या एमसीएस वगैरह में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह आप मेट्रिसेस को यूज़ करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो असल में मेट्रिसेस जो हैं ये आपके पास एक छोटा सा टूल है जिसे आपने इस्तेमाल करना सीखना है कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स जो है एक रेक्टेंगुलर एरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है। यानी रियल नंबर्स को एक ख़ास तरतीब से लिखा जाता है और उन्हें बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज किया जाता है। उस रेक्टेंगुलर एरे को हम मैट्रिक्स क्या देते हैं। जैसा कि आपको सामने शक्ल में नज़र आ रही है एक मैट्रिक्स जिसकी 9 एंट्रीज़ हैं, उन्हें उफ़क़ी और अमूदी यानी हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल कितारों की शक्ल में या लाइनों की शक्ल में लिखना जो है ये कहलाता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। आप आइए देखते हैं कि पहला एट्रीब्यूट क्या है। पहला एट्रीब्यूट जो है वो मैट्रिक्स में रोज़ होती हैं। रोज़ क्या है? हॉरिज़ॉन्टली जो है वो एलिमेंट्स या एंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर देने का वे जो है वो कहलाता है रो। द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। मिसाल के तौर पे 261 जो है इसे हॉरिजॉन्टल रो में लिखा गया है। ये ग्रीन लाइन नीचे जो है वो मैंने लगाई है, जिससे पता चलता है कि 261 जो है ये पहली रो है, इसे R1 से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह दूसरी रो 351 तीन एंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। ये तीनों चूँकि उफ़क़ी कितार में लिखी गई हैं और ये दूसरी रो बनाती हैं। इसके बाद तीसरी जो लाइन है वो 432 के अंडर है और ये तीसरी रो बना रही है 432। किसी मैट्रिक्स का वो कहलाता है कॉलम। आज देखते हैं कि कॉलम क्या होता है। एंट्रीज़ को जब हम वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक कॉलम बनता है। जैसे आप देखें कि एरो लाइन जो है पहली 2 3 4 ये पहला कॉलम रिप्रेजेंट कर रही है, 5 6 3 दूसरा कॉलम है, 1 1 2 जो है वो तीसरा कॉलम बन रहा है। पहले कॉलम को C1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दूसरे कॉलम को C2 से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है और तीसरे कॉलम को मैंने C3 से रिप्रेजेंट किया है। ये तीनों की कितारें जो हैं, ये तीनों उमूदी कितारें जो हैं ये कहलाती हैं कॉलम्स। अगला जो एट्रीब्यूट है मैट्रिक्स का वो है मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बताता है कि मैट्रिक्स का साइज़ क्या है, इसकी लेंथ कैसी होगी और इसकी विड्थ कैसी होगी। अगर कोई मैट्रिक्स M है और उसमें M उसकी रोज़ हैं और N उसके कॉलम्स हैं तो हम कहते हैं कि M मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर M/N है।
जैसे ये मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स मैंने एम लिखी हुई है, इसमें हमें नज़र आ रहा है 1 4 पहली रो है, 3 2 दूसरी रो है, 1 3 जो है वो तीसरी रो है, यानी इसमें रोज़ की तादाद 3 है। और कॉलम देखें तो 1 3 1 वाला पहला कॉलम है, 4 2 और 3 वाला जो है वो दूसरा कॉलम है, तो यानी इसमें कॉलम्स की तादाद 2 है। लिहाजा एम जो है इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए एम जो मैट्रिक्स का उसका ऑर्डर बनेगा 3/2, और से आमतौर पे 3x2 भी लिख दिया जाता है। इससे 3 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर किसी घर का साइज़ है तो लेंथ इंटू विड्थ करके लिखा जाता है, उसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा जाता ताकि उसकी डायमेंशंस का पता चले। इसीलिए इसी तरह एक मैट्रिक्स जो है उसके ऑर्डर को भी ऐसे ही लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मैथ्स में कोई दो मिक़दारें हैं तो हमें उनका मुआवजा करना हो तो हमें पता होना चाहिए कि कैसी मिक़दारें होंगी जिन्हें हम कह सकेंगे कि वो बराबर हैं, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कह सकें कि पहली मिक़दार दूसरे से बड़ी है या छोटी है, उनके दरमियान कंपैरिजन कायम कर सकें। तो हम अब देखते हैं कि दो मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल कब होंगी। दो मैट्रिसेस जो हैं ए और बी, अगर कोई दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास तो वो बराबर हो तो हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, और ये तभी बराबर हो सकती हैं अगर उनका ऑर्डर सेम हो, यानी ए एंड बी हैव द सेम ऑर्डर, पहली बात। और दूसरी जो कंडीशन है जिसे वो सेटिस्फाई करें वो ये होगा कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। अब ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ होती क्या हैं? अगर दो मैट्रिसेस जो हैं उनका साइज़ बराबर है, साइज़ बराबर होने का मतलब ये है कि उनमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर है। तो अगर रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर है तो एंट्रीज़ भी बराबर होंगी। अगर दो मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हो इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो जो एंट्रीज़ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी वो कहलाएंगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं ए और मैट्रिक्स बी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है। पहले हम ए को चेक करते हैं। ए में हमें नज़र आ रहा है कि 3 रोज़ हैं, पहली रो 1 4 पे मुश्तमिल है, दूसरी 3 2 पे मुश्तमिल है, तीसरी 1 3 पे मुश्तमिल है, और कॉलम इसमें 2 हैं, 1 3 1 4 2 3, यानी 2 कॉलम्स और 3 रोज़। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3/2। अब हम ज़रा दूसरी मैट्रिक्स बी की तरफ जाते हैं तो उसमें भी हमें नज़र आ रहा है 1 और 2 + 2 4 पहली रो है, 3 और 4 - 2 2 यानी दूसरी रो है, 1 और 2 + 1 यानी 3 तीसरी रो है। अब इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम है, दोनों मैट्रिसेस 3/2 ऑर्डर की हैं। अब अगर ए मैट्रिक्स को उठा के बी के ऊपर रख दिया जाए या बी को उठा के ए के ऊपर रख दिया जाए तो 1 के ऊपर 1 ओवरलैप करता है, 3 के ऊपर 3, 1 के ऊपर 1, 2 + 2 के साथ ओवरलैप करेगा 4, तो इसका मतलब 2 + 2 और 4 जो है ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं। अब ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही हैं कि इनके ऑर्डर सेम हैं। अब इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखें तो 1 1 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 2 जो है 4 - 2 2 के इक्वल है, इसी तरह 1 1 के इक्वल है, और 3 जो है 2 + 1 3 के इक्वल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए और बी जो हैं ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है और इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। लिहाजा ए और बी दो इक्वल मैट्रिसेस हैं, यानी ए इज़ इक्वल टू बी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या है? एक्सरसाइज का पहला सवाल ये है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये 6 जुज़ हैं लेकिन मैंने उसमें एग्जांपल के तौर पे एक लिया है, आपको समझाने की कोशिश की है एक से, और बाकी जो है पार्ट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। मेरे पास मैट्रिक्स है ई। ई में हमने देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रोज़ देखनी पड़ती हैं कितनी हैं और कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं। हमें पता है कि इसमें 3 रोज़ हैं, यानी ए डी पहली रो है, बी ई दूसरी रो है, सी एफ तीसरी रो है, यानी 3 इसमें रोज़ हैं
और कॉलम्स इसमें 2 नज़र आ रहे हैं। ए बी सी वाला पहला कॉलम है, डी ई एफ वाला कॉलम C2 या सेकंड कॉलम है। तो इसका अब ऑर्डर जब लिखना हो, नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखी जाती हैं 3 बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो 2 हैं 2, तो लिहाजा ई मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर होगा 3/2, 3/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपकी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछा गया है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड मैट्रिसेस विद सेम ऑर्डर। तो हमने देखना है कि मैट्रिसेस इक्वल हैं या नहीं है। हमने देखना होगा कि पहले उनका ऑर्डर क्या है। अब सबसे पहली कंडीशन यही होती है ना कि दो मैट्रिसेस ए और बी जो है वो एक दूसरे के इक्वल कहलाती हैं इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर, यानी उनका अगर ऑर्डर सेम है। तो हम इस क्वेश्चन पूरे को देखेंगे, इनमें जो जो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं उन्हें एक अलग करके लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जिनके ऑर्डर सेम हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जांचना है। देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं। अगर वो इक्वल होंगे तो फिर दोनों मैट्रिसेस या दो से ज़ायद मैट्रिसेस जिनके ऑर्डर सेम हो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तो वो मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल मैट्रिसेस होंगी। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होती है, यानी ऑर्डर सेम नहीं है, तो फिर तो हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना ही नहीं है। तो इसका मतलब ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिसेस इक्वल हो ही नहीं सकती। अगर ऑर्डर सेम हो गए हैं तो फिर अगली कंडीशन हमें चेक करनी है। वो क्या चेक करना है, वो हमने ये चेक करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो फिर मैट्रिसेस इक्वल। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द मैट्रिक्स इक्वेशन। देखते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है। एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के बराबर लिखा हुआ है, a + c a + 2b c - 1 4d - 6 = 0 - 7 3 2d। ये क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन उसने कह दिया है कि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बराबर रखें तो पहली बात हमारे पास क्या बनती है कि a + c जो है वो 0 के बराबर होगा, यानी दोनों करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में बराबर होंगी। a + c = 0। इसके बाद अगली एंट्री a + 2b जो है वो -7 के बराबर होगी, c - 1 जो है वो 3 के बराबर होगी, 4d - 6 जो है वो 2d के बराबर होगा। अब हम ज़रा देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास है c - 1 = 3। अब हम वेरिएबल को अगर एक तरफ करें, कॉन्स्टेंट्स को दूसरी तरफ कर लें, तो c बराबर हो जाएगा 3 + 1 के। 3 + 1 का आंसर 4 होता है, तो इसका मतलब c बराबर होगा 4 के। तो c की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, वो क्या है, 4। अब हम इक्वेशन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 में 4d - 6 = 2d है। तो अब वेरिएबल को एक तरफ ले जाएं तो 4d - 2d हो जाएगा और 6 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। 4d - 2d बराबर होगा 2d, 2d बराबर आ जाएगा 6 के। तो इसका मतलब d को जब हम अलोन करेंगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो d बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 के। अब ज़रा देखें इक्वेशन नंबर 1 में है a + c = 0। हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है जो कि 4 थी। हम अब a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो a बराबर हो जाएगा -c के। अब c की वैल्यू अगर 4 पुट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी -4। अब तक हम 3 वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। c की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो थी 4। d की वैल्यू फाइंड आउट की, वो थी 3। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, वो है -4। अब रह गई है b की वैल्यू। b वेरिएबल वैसे भी इक्वेशन नंबर 2 में शामिल है, तो हम ज़रा देखते हैं a + 2b = -7। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b बराबर -7 - a को दूसरी तरफ ले गए तो 2b बराबर हो जाएगा -7 - a। अब a की वैल्यू जो है वो -4 हमने पुट कर दी, तो माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, +4। -7 + 4 आंसर कितना आ जाएगा, -3। तो 2b बराबर होगा -3 के, या b बराबर आ जाएगा -3/2।
तो इस तरह हमने चारों वेरिएबल्स जो शामिल थे उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। आज की एक्सरसाइज, तो आज का लेसन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन याद रखिए कि अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो वेबसाइट जो है उसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आप कॉल प्लेस करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, याद